अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यासीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है यासीन आपको? सर मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी जी आ जी, रही अब आ रही है। है। व्यूअर्स वालेकुम। अस्सलाम सर वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज हमें आ रही है। अब यासीन, आपको हमारी आवाज आ रही है? मैं अपनी अभी मैं अभी हम अपनी आपको पोजीशन चेंज करता हूँ थोड़ी। जी जी आप हाँ, कीजिए आप। जब तक मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज के मिस्टर कारदार शो के नेक्स्ट न्यू एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। अकॉर्डिंग टू अवर टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक है जूनोटिक हेलो। डिजीज और एंड इट्स प्रिवेंशन। वालेकुम सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट, आज मुझे हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, डॉक्टर उमर नवीद, पैरासिटोलॉजिस्ट हैं एडमरा यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सुभान, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट है जो अभी उनका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम चल रहा है, डॉक्टर गुलाम यासीन, डिविजनल डायरेक्टर हैं लाइव स्टॉक मुल्तान के। डॉक्टर सबको अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। यासीन, आ रही है अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, आप बैठ जाए एक जगह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। दैट्स गुड। आवाज आवाज कट कट करके आ रही है। आप एक जगह बैठ जाए, इंशाल्लाह थोड़ा सा सेटल हो जाए तो फिर हम आपसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो अगेन हमारे बड़ी ईद या बकरा ईद से रिलेटेड है। सबके बहुत सारे लोग ईद के लिए जानवर लेके आ गए होंगे, कुछ लेने जाएंगे, लेकिन जानवरों से किस तरह हैंडल करना है हेल्दी वे में, और ये जूनोटिक डिजीज क्या बला है, क्या शय है, हम उस बारे में बात करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ डॉक्टर साहब। प्रोफेसर साहब, आपसे सवाल है, ये जूनोटिक डिजीज आसान लफ्जों में क्या है, हमारे लोगों को बताइए, और पाकिस्तान के एस्पेक्ट से ये कितना रिस्की है, कितना थ्रेट है, और इस क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस पे? जी नदीम, इस रेफरेंस से ज़ूनोटिक डिजीज़ के पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये वो सारी बीमारियां हैं जो किसी लिहाज से जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो, चाहे वो एरोसोल्स फॉर्म में हो, चाहे उसकी ब्लड प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, या किसी भी जरिए से जैसे डिजीज पहुंचती है जानवरों से इंसानों में, तो वो तमाम डिजीजेस को कलेक्टिवली जूनोटिक डिजीजेस, ये जोनोसिस कहा जाता है। तो ये एक आम तरीक़ेकार रहा है बहुत सारे प्रीवियस आउटब्रेक्स के अंदर कि बहुत सारी बीमारियां जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई। इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल जो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 भी एक ज़ूनोटिक डिजीज है जिसका आजकल बहुत शोर है कोविड का, और दूसरी डिजीज जिसके बारे में आज आप बात कर रहे हैं कॉन्गो वायरस, जो एक ज़ूनोटिक डिजीज है जो एनिमल से इंसानों में ट्रांसफर होती है, लेकिन ये एरोसोल्स के थ्रू नहीं होती, बल्कि इसमें एक और टिक्स इन्वॉल्व होती हैं कि वो टिक्स जो है वो एनिमल से ब्लड सक करती हैं। अगर उसमें वायरस मौजूद है तो ये वायरस फिर ह्यूमंस की बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, और उसमें डेडली डिजीज है, और इसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी 90% केसेस के अंदर सर्वाइवल रेट कम होता है। तो ये एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है जो इस टाइप के एनिमल्स के थ्रू, जो सेक्रीफाइस एनिमल्स हैं, काऊ, गोट, शीप्स वगैरह, इनमें ये वायरस हो सकता है। और पाकिस्तान में पिछले कई सालों से हर दफ़ा कई एक अमवात हो चुके हैं, जो तकरीबन 30 से 35 की रेंज में है कि तकरीबन हर साल 30-35 लोग रिपोर्टेड केसेस। ये वो हम बात करें जिसमें हम रिपोर्टेड केसेस की बात करें कि बड़े शहरों में प्रॉपर्ली डायग्नोस हो जाए और प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड हो जाए कि कॉन्गो वायरस है। अदरवाइज अगर ऐसे सबब एरियाज में चले जाएं तो वहाँ अगर डायग्नोसिस नहीं हो रही तो वहाँ ये पता ही नहीं चलता कि कॉन्गो वायरस है या नहीं है। तो बहुत लिमिटेड डेटा है जिसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि हर साल तकरीबन 30 के करीब या 12 से 15 लोग या 20-25 लोग इस तरह से हर साल इन्फेक्शन में इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये हलाक होते हैं।
अब इससे सही। ये इसका रेशियो है जो कई सालों से चल रहा है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं अपने, ये तो आपने डिफाइन किया कि जूनोटिक डिजीज क्या होती हैं, और ये एनिमल एंड ह्यूमन इंटरेक्शन से ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। अब हम जो बड़ी ईद के एस्पेक्ट से बात करेंगे कि जो हम बहुत सारे लोग मंडी गए, जानवरों में घुले मिले, जानवर खरीद के ले आए, कुछ जाएंगे, कुछ घरों में है, घरों में नहीं है तो अतराफ में, अराउंड में है, जानवर ही जानवर है ना आजकल पूरे, मतलब हर तरफ माशाल्लाह। ट्रेडिशन है, हम इसके खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये अवेयर करना चाहते हैं कि हाउ टू हैंडल, मतलब एनिमल को कैसे हैंडल किया जाए, मतलब एनिमल से क्या ईद मिलना ठीक है या नहीं है, बकरे से ईद मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मतलब इस तरह की बात। देखिए नदीम, मैं थोड़ा सा आपकी बात से इख्तिलाफ करूंगा कि हम इस ट्रेंड को प्रमोट करें या इसको करें। पूरी दुनिया में, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो, कहीं भी ये प्रैक्टिस नहीं रही कि जानवर को ला के अपने सामने बांधा जाए या फिर उसको इस तरह से सेक्रीफाइस किया जाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये ट्रेंड है और बहुत से लोग इसको बहुत जज्बाती अंदाज के अंदर लेते हैं, लेकिन एक हकीकतन ये बात ये कि अगर आपको एक फ़राइज़ अदा करना है तो इज्तिमाई कुर्बानी है या इस तरह से, जैसे बाहर ममालिक, इवन सऊदी अरब के अंदर जो हज होता है, उससे बड़ी इबादत तो नहीं है ना। अगर वहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए आपको टोकन दिया जाता है, ये तो नहीं होता कि आप एनिमल लेके आएँ या आप खुद पकड़ के काटें, ये सब प्रैक्टिस में नहीं आता। तो बहुत से ममालिक में ये, अगर हम ये सेफ प्रैक्टिस करते सकते हैं तो इस तरह लोगों को बचाया जा सकता है। खैर बहरहाल अब जो हो गया है इस वक्त जो हालत है कि अगर आप जानवर लेके आ गए, तो पहली बात ये कि जानवर जब आप खरीदते हैं मार्केट से, तो पहले उसको आप जब आप जाएं तो आपको प्रॉपर्ली ग्लव्स पहनने चाहिए, प्रॉपर्ली मास्क पहनना चाहिए, और बॉडी को जब आप उसकी स्कैन कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि उस पर कुछ टिक्स लगी हुई हैं या नहीं लगे हुए, और अगर ऐसी कुछ चीज़ें अलामत आपको नजर आती हैं तो आपको उसको लाने से पहले उसको वॉश करवाना चाहिए। बहुत सारे पहले ये बता दें डॉक्टर साहब, सॉरी, टिक असल में क्या है, पहले लोगों को बताएं टिक है क्या चीज, क्या बला है, ये नजर आ जाती है आंखों से? जी बिल्कुल, एक कीड़ा है जो आपको मतलब आपके फिंगर टिप्स के बराबर उसका साइज होता है और वो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। तो ये टिक्स हैं जो चिपके हुए होते हैं उसकी बॉडी के साथ, और ब्राउन कलर के होते हैं। अगर एनिमल लाइट कलर का है तो आपको देखने में आसानी होगी, लेकिन अगर एनिमल खुद ही जो है वो डार्क ब्राउन शेड का, ये बहुत ज़्यादा डार्क है, तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी ये बहुत कॉमनली जो लोग आदी हैं जानवरों को देखने के या उसको स्कैन करने के, वो आसानी के साथ पहचान सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को थोड़ा सा टाइम लगेगा कि उस टिक्स को आइडेंटिफाई कर सके, तो उसको पहले बॉडी को प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद फिर आप उसको लेके आए, और जब आप लेके आते हैं घर में तो अगेन लाने के बाद हो सकता है गाड़ी में पहले से टिक्स मौजूद हो, जिस जानवर एक एनिमल के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो बहुत से एनिमल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी उसमें टिक्स ट्रांसफर हो सकते हैं। तो लाने के बाद गाड़ी जो है, जी बिल्कुल, आपको उसको तो ये जो टिक है, ये जो टिक है, मैं आपकी बात भी, तो ये जो टिक है ये बेसिकली जो कोंगो वायरस है, ये इस टिक, यही टिक अगर कैरी कर रहा है तो ये ह्यूमन में ट्रांसफर करता है, ये है आपका मेन इसमें पॉइंट। ओके, सो ये तो इसके अलावा एक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ ये इसमें कि आपने हैंडलिंग में, ये तो है एक जो उसका एस्पेक्ट। दूसरा है कि कुछ डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्रिप्टोस्पीडियम और जार्डिया, राइट। सो ये डिजीजेज जो हैं, ये फीसिस जो होता है एनिमल्स का, ये जो गोबर जिसको हम कहते हैं, ये उसमें होती हैं, और जब आप उसको भी जब कैरी करें तो उसको जब आपने डील करना है तो उससे ये आप अपने हाथों में लेते हैं, इसके एग्स, ये एग्स होते हैं ना इसके, ये पैरासाइट है, तो वो आप इनहेल कर लेते हैं। तो ये ह्यूमन में जो है ना बड़ी, और ये बहुत ज्यादा, ये मतलब इसके तो रेशो मतलब थाउजेंड्स में होगी मेरा जो अंदाजा है ना पाकिस्तान में, क्योंकि ये तो बहुत, इसको तो किसी वेक्टर की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिंपल आपने एग पकड़ गए, आप इनहेल किए, आपने अपने इंटेस्टाइन में ले गए, वहां इसने अपनी रिप्रोडक्शन बड़ी तेजी से शुरू कर दी। तो इसको भी थोड़ा सा आप मतलब एक हो गया कैरियर पेस्ट जिसको आपने टिक का वो जरिया है, एक है एनिमल वेस्ट को कैसे हैंडलिंग करना है, मतलब अगर इसके जरिए ये बीमारियां जो आप बता रहे हैं मुश्किल सा नहीं है डॉक्टर साहब ज्यादातर। जी प्रोफेसर, जो फीसिस वाली बात है, जो फीसिस वाली बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि फीसिस के थ्रू ट्रांसफर होता है, और थोड़ी सी एहतियात ये करनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम भी हमें ये पता है कि ये नापाक होता है, तो बहुत से लोग तो वैसे ही इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन कहीं लग जाए
तो उनको प्रॉपरली हाथ धो लेना चाहिए या इस तरह वॉश आउट करना चाहिए। जहां तक खास तौर पे ये डिजीज है ना, जो सॉरी जहां तक ये जो हमारे है ना जो स्लाटर कर रहे होते हैं, ये क्या इनको बोलते हैं, जी जी, कसाई, वो इस चीज को वो नहीं इस चीज को कर रहे होते, वो तो बिल्कुल इसके अंदर आप देखेंगे वो कैसे वो ऐसे ही बस फीसिस को भी हर चीज मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल, जी 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 जी। तो वो तो ज़ाहिर कंटेमिनेशन, ना सिर्फ ये जार्डिया बल्कि बहुत सारे इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी उसके साथ आ सकते हैं, इकोलाई भी आता है, बैक्टीरिया भी आते हैं, टाइफॉइड के जर्म्स भी आते हैं। इस तरह तो एक पूरी एक लिस्ट है जो फीसिस के थ्रू, तो फीसिस तो कंटेमिनेशन का एक मेजर सोर्स है। लेकिन यहाँ कंसर्न थोड़ा सा ये पैरासिटिक डिजीज का फायदा ये होता है कि इसकी प्रिवेंशन मौजूद है, इसकी ट्रीटमेंट प्लान मौजूद है। तो ज्यादातर लोग इससे वरीड इसलिए नहीं होते कि अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो आपके पास ट्रीटमेंट मौजूद है एटलीस्ट। लेकिन जहां तक हम कोरोना वायरस की बात करते हैं या कोविड की बात करते हैं या कोंगो वायरस की बात करते हैं, इसका तो आपके पास बैकअप प्लान ही नहीं है ना, आपके पास ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो ओनली प्रिवेंशन इज द प्रिवेंटिव मेजर जिससे आप बचा सकते हैं। कुछ डिजीज जैसे बैक्टीरियल डिजीज है, आपके पास एंटीबायोटिक की एक पूरी रेंज है कि आप टाइफाइड के लिए 1 2 3 4 कोई भी एंटीबायोटिक स्विच करने के बाद पेशेंट को बचाया जा सकता है। इसी तरह जार्डिया के अंदर भी आपके पास बहुत सारी एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स मौजूद हैं जो बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, मेट्रोनाइडाजोल है और बहुत सारी चीजें जो इसमें इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर साहब जानते ही हैं। तो वो एक प्रिवेंटिव आपके पास बैकअप प्लान है। लेकिन जहां तक वायरल डिजीज का मसला है, उसका आपके पास ट्रीटमेंट नहीं है ना, यू आर जस्ट लैकिंग दोस ट्रीटमेंट के जिसके लिए प्रिवेंशन इज द फर्स्ट स्टेप कि आप डिजीज को रोक सकते हैं। अगर आपने वो बैरियर क्रॉस कर लिया तो इसमें हम एक चीज और ऐड करें कि जो नाज़रीन को ये क्लियर होना चाहिए कि जो कोरोना है वायरस है, अभी तक जो इनिशियली यस बैट इज वन ऑफ द मेन रेजर्वायर होस्ट, लेकिन अभी ऑनवर्ड ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रही है, ये एनिमल टू ह्यूमन अभी ट्रांसमिट इसकी कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं है। हाँ, लेकिन अब तो जैसे ये इसको कहते हैं कि होस्ट एस्टैब्लिशमेंट एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं होस्ट एस्टैब्लिशमेंट। तो जब ज़ूनोटिक डिजीज होती है ना, तो ये वायरस पहले अपने आप को एक होस्ट स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज के अंदर होस्ट एस्टैब्लिशमेंट करता है। वंस इट इज एस्टैब्लिश के बाद उसकी ट्रांसमिशन उसी रूट के थ्रू होती है। तो इस वक्त जितना भी फैल रहा है वायरस, वो ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मास्क आप वेयर करें। जी, लेकिन दूसरी तरह से एनिमल से भी फैल रहा है, खासतौर पे जैसे यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है, वहां पे लोग काम कर रहे थे, या स्लॉटर हाउसेज हैं, वहां से ये रिपोर्ट हुआ है, यूके में रिपोर्ट हुआ है कि कोरोना वायरस भी फैला है लेकिन लोगों में। वो इस तरह से फैला है नदीम के वो थोड़ा सा शायद जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना, उनके थ्रू वो कंटेमिनेट हुआ है, और जिसने वो फूड इस्तेमाल किया है उनके थ्रू ट्रांसफर हुआ है। वो डायरेक्टली किसी चिकन ने जो है वो कोंगो वायरस या कोरोना वायरस को ट्रांसफर नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज आप ऐड हमें इसमें हमारी रहनुमाई करें। ये तो हो गई कि हैंडलिंग। अब कुछ लोग नॉर्मली वैसे हमारा माशरा जो है, हम कुकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है वो बड़ा कॉमनली जो अंडर कुक्ड मीट जो हम यूज कर रहे होते हैं उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। ये वैसे अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोगों को पता हो कि ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है ये जब आप शीप या उसका जो 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 एनिमल का गोश्त जब यूज करें तो ये इसकी जो एग्स है वो वहां पे होते हैं। तो ये भी आप जरा थोड़ा सा इसको भी एलैबोरेट करें। बिल्कुल, देखिए एक तो ये होता है इन्फेक्शियस एजेंट होना, और एक होता है टॉक्सिन बेस्ड डिजीज ना, जिसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है। तो टॉक्सिन जो है वो हाई टेम्परेचर पर यूजुअली इनएक्टिवेट हो जाता है या किल हो जाता है। लेकिन कुछ हीट लेबाइल टॉक्सिन्स होते हैं जो हीट से भी इनएक्टिवेट नहीं होते। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम जब आती है कि अगर आपका फूड में कंटेमिनेशन हो गई है, फूड में कोई चीज आ गई है और प्रॉपरली कुक नहीं है। ज्यादातर क्या होता है कि अगर लिवर ज्यादातर ईद के ऊपर, बकरीद पे खास तौर पर लोगों की प्रेफरेंस होती है कि जैसे ही एनिमल स्लॉटर होगा उसके लिवर यूज करना है, उसको खाना है, तो वो पार्शियली कुक्ड रह जाता है और उसके थ्रू ये डॉक्टर साहब जैसे सही कह रहे हैं कि ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसको भी एड्रेस करना चाहिए कि फूड को प्रॉपरली कुक किया जाए इतने टेम्परेचर पे कि ताकि एटलीस्ट ये चीजें इनएक्टिवेट हो जाए, टॉक्सिन इनएक्टिवेट हो जाए, प्लाज्मोडियम इनएक्टिवेट हो जाए या दूसरे पैरासाइट जो इसमें इनएक्टिवेट हो जाए। अदरवाइज ऑफ कोर्स इसका चांसेस जरूर है कि इसके भी ट्रांसमिशन हो सकती है, डिजीज भी हो सकती है, कि इसका फैक्टर्स कम हो, लेकिन स्टिल दे आर देयर। डॉक्टर साहब, हमने एक सवाल में अभी हमने स्टार्ट ये किया था कि हम एनिमल को परचेज करते हुए जो है वो क्या क्या ख्याल रखें, क्योंकि उसमें हम
कॉन्गो वायरस की भी बात कर रहे हैं और कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना तो खैर क्योंकि हम इज्तिमाई कुर्बानी को सपोर्ट करते हैं, हम इनकरेज कर रहे हैं कि लोग इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाएं ताकि क्राउड से बचें, ठीक है। और एनिमल की जो हाइजीन है उसका ख्याल रखना है खरीदते हुए भी और जब घर में लाते, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस जो है चाहे हमारे घरों कोई भी, वहां जब जानवर आ जाता है तो वो जो एरिया है वो उसके वेस्ट की वजह से वो जाहिर बात है उसकी यूरिन और उसका जो भी है सारा कुछ वो वहां फैल जाता है और वो वहां पे रहता है, वो स्मेल रहती है, वो एनवायरनमेंट रहता है। तो ये अभी डॉक्टर उमर ने जो दूसरे पैरासाइट्स जो डिजीज बताए हैं वो उनका भी खतरा बहुत होता है, लेकिन ठीक है। तो मतलब इसके बचाव के लिए प्रिवेंशन क्या है, मतलब हम क्या मतलब अच्छा जी मेरे डॉक्टर यासीन को आवाज आ रही है हमारी? डॉक्टर साहब, डॉक्टर यासीन आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है सर, आ रही है। ठीक, चले यार, वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो हम डॉक्टर यासीन को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, ज़ूनोटिक डिजीज के बारे में आप क्योंकि फील्ड के आदमी हैं, बिल्कुल एक अलग ही एक्सपोजर है आपका, तो आपके क्या एक्सपीरियंस है ज़ूनोटिक डिजीज एनिमल टू ह्यूमन इन्फेक्शन के एक्सपीरियंस बताएं आप डॉक्टर यासीन। सर ये जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि जो जैसे कि ज़ूनोटिक डिजीजेज जो स्प्रेड होती हैं वो होती हैं फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। तो सर ये जो है ना जो ज़ूनोटिक डिजीजेज हैं जो हमारे आजकल जो करंटली इश्यूज जो है ना वो आजकल जैसे वो क्राइमीन कांगो हेमरेजिक फीवर हो गया, ये आजकल जो है ना क्योंकि कुर्बानी की वजह से, जैसे कि आप पहले मैं आपको सुन रहा था, एक ये हो गया और दूसरा ये कोविड-19 आजकल ये चल रहा है, तो एक ये हो गया सर। और इसके अलावा जो है ना बाकी पैरासिटिक में आ जाते हैं जो इसके पैरासिटिक जो ज़ूनोसिस है वो आ जाती है, बैक्टीरियल है, वायरल है। तो मेरे ख्याल में जो है ना जो जैसे उसमें है टॉक्सोप्लाज्मोसिस है और इसके अलावा जो है ना सर इकेनोकोकस है और टीनिया स्पीशीज है। तो ये सारी जो है ना इसके लिए ये बड़ा जो है ना, लेकिन हमारा ख्याल में जो हमारा जो एक डिस्कशन है मेरे ख्याल में इस यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से और कोविड-19 के हवाले से ना। जी तो यही है कि सर जो हमारा मेन इशू है कि हमने कैसे जैसे ना जो क्राइमीन हेमरेजिक फीवर है उससे हमने कैसे बचना है और कैसे दूसरों को हमने उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनको बताना है कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। यासीन मैं आपके थोड़ा सा आपसे इंटरप्शन करके मजीद क्वेश्चन, आप नॉर्मली क्योंकि आपका काफी इंटरेक्शन होता है जो फार्मर कम्युनिटी है जो कि एनिमल सेल करती है ईद के टाइम पे शहरों में लाके, राइट, वो नॉर्मली ये जो हमारी पेरिफेरी, तो आपका उनसे इंटरेक्शन, आप उनसे क्या उनको कैसे इन चीजों के बारे में एजुकेट करते हैं, क्योंकि वो लोग उनको ज्यादा जरूरत है समझने की कि ये जो डिजीजेज हैं क्योंकि इनकी जेनेटिक इंपॉर्टेंस है और हम इस एनिमल्स को सेल कर रहे हैं, तो हमने बहुत केयरफुल रहना है कि हम ऐसा एनिमल, बीमार एनिमल ना सेल करें और ताकि इसकी वजह से आगे ये डिजीजेज लोगों में ट्रांसफर ना हो। तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इसके लिए क्या कर रहा है। सर जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का जहाँ तक कंसर्न है वो इस हवाले से बहुत ही जो है ना वो पेशरफ्त कर रहा है इस मामले में। और सबसे पहले तो ये है कि सर हमारे हर यूनियन काउंसिल लेवल पे हॉस्पिटल, सीवीडी, सिविल वेटरनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज मौजूद है, जो कि हफ्ते में सर हर वीक जो है ना टू टाइम जो है ना स्कूल फोकस प्रोग्राम होता है और 2 डेज जो है ना फार्मर डेज होते हैं। उसमें स्कूल फोकस प्रोग्राम में भी हम लोगों को, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं मैट्रिक के और मिडिल के, उनको ये एजुकेट करते हैं कि जो है ना आपने कैसे एनिमल हैंडलिंग करनी है और कैसे जैसे ये टिक्स हैं उनसे कैसे आपने बचना है और कैसे उससे जो है ना एनिमल को भी उससे जो है ना साफ रखना है एनिमल को, और अपने आप को कैसे बचाना है।
और फार्मर डे हम मनाने का मकसद यही होता है कि जो है ना फार्मर डे में भी हम लोगों की गैदरिंग कराते हैं और उसमें लोगों को बताते हैं, एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं उनको कि जो है ना ये जो है ना आप ये कर लें, टिक्स जैसे कुछ टिक्स बॉर्न डिजीजेज हैं और कुछ जैसे इसको हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेज भी कहते हैं। तो कैसे हम इनसे वो कर सकते हैं, कैसे अपनी मैनेजमेंट को हम इसको अच्छा करके हम इन जूनोटिक डिजीज से हम इनको बचाया जा सकता है। और दूसरा ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट है वो अब जैसे जो ही सीजन शुरू होता है कुर्बानी का, तो उसमें हमारा जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है हर चेक पोस्ट पे पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में जितना भी पाकिस्तान में चेक पोस्ट हैं वहां पे जो है ना वो हमारे वेटरनरी डॉक्टर और उसके साथ जो उनका स्केलेटल स्टाफ होता है, उसका अमला होता है, वो वहां पे मौजूद होता है 24 आवर्स शिफ्ट वाइज। तो वो जो भी एनिमल वहां से जो है ना वहाँ ट्रांसफर यानी कि जा रहा होता है, ट्रैवलिंग जो वहां से गुजर रहा होता है, तो उसको वो स्प्रे करते हैं एंटीटेक जो है ना, ताकि मिनिमाइज किया जा सके टेक्स को ना। सही। और इसके अलावा जो है ना जो जैसे हमारे सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक है वो जो है ना इसके लिए एक बड़े कॉन्शियस हैं, वो जो है ना इसके लिए एवरमेक्टन वो जो है ना वो जो हर 3 महीने बाद जो है ना वो उसको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, और डॉक्टर्स को स्ट्रिक्टली वो कहा जाता है कि ये आप एनिमल्स को इंजेक्ट कराएं ताकि इससे हमें बचा जा सके ना। वेरी गुड। तो ये प्रोफिलैक्टिक मेजर्स के तौर पे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है ना वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अकेला लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता जब तक लोग खुद। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहूंगा। मैं इसमें कुछ पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से भी कि ये जो इस वक्त एक और, ये तो 2 वायरस की हमने बात की, लेकिन एक और होता है बहुत कॉमन सी है, ईट फेस जानवर में होता है, इसको कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, FMDV, जो इसको मुंह और खुर की बीमारी कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है, गाय भैंसों में या बकरों में ये होती है। और ये अभी तक तो खैर सिर्फ एनिमल्स में, जी अभी तक तो सिर्फ एनिमल्स में है, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर ये देखा गया है कि ह्यूमंस के अंदर एंटीबॉडीज मिली है अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। और ये बात इस तरफ इंडिकेट करती है कि अगर आपने इसको वक्ती तौर पर इसको एट दिस स्टेज इसको रोकने की कोशिश नहीं किया, इसको सीरियस नहीं लिया, तो आइंदा वक्तों के अंदर ये हो सकता है कि फुट एंड माउथ डिजीज एक और मेजर ज़ूनोटिक डिजीज फॉर्म के अंदर ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाए। जो वायरस की हिस्ट्री है ना, ये हमें बताती है कि हर 20 साल के बाद कोई अडॉप्टेशन फिनोमेना या जिसको म्यूटेशन कहते हैं वो होता है, और वायरस अपने आप को होस्ट में एस्टैब्लिश करता है। तो फुट एंड माउथ डिजीज वायरस भी तेजी के साथ ह्यूमंस में अपना एस्टैब्लिश कर रहा है, ऑल्दो अभी डिजीज कॉज नहीं कर रहा, लेकिन ये अपने आप को सर्वाइवल जरूर कर रहा है। तो इसके लिए क्या कुछ ऐसे इकदाम है कि वायरस के लिए कि फुट एंड माउथ डिजीज के एनिमल को ट्रीटमेंट की जाए या कुछ इसको रोका जाए? एक सवाल मैं भी सप्लीमेंट्री इसमें ऐड करना चाहता हूँ डॉक्टर यासीन से, कि ये तो इतनी सारी डिजीज की हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारी, तो डॉक्टर यासीन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं या पॉलिसी कि कोई फिटनेस सर्टिफिकेट एनिमल को सेल करने से पहले दिया जाए? नहीं सर, एज सच तो क्योंकि ये जो है ना इस तरह की पॉलिसी कोई नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में कि जो है ना जो एनिमल रजिस्टर्ड हो और उसके बाद उसको क्वारंटीन किया जाए या उसको बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाए कि एनिमल जो है ना अब हर लिहाज से फिट है, इसको कोई डिजीज नहीं है। पाकिस्तान में फिलहाल ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ये ओपन मार्केटिंग है और जिसका दिल करता है, जहाँ दिल करता है वो जो है ना वो एनिमल सेल भी करता है, परचेज भी करता है। तो इसमें इस हवाले से जो आपका सर क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं, यही पूछ रहा था जी। तो ये डॉक्टर साहब का क्वेश्चन रह गया। तो बाकी FMD, मुझे FMD की सर की आवाज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ब्रेक हो के आ रही थी कि मुझे वो पूछना चाह रहे हैं, प्रोफेसर पूछना चाह रहे हैं FMD के बारे में, क्योंकि अभी वैसे तो इसकी रिपोर्ट नहीं है कि इज ए ज़ूनोटिक डिजीज, बट उनका कहना है कि उसकी एंटीबॉडीज ह्यूमन में मिली हैं। तो इसके लिए जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लाहौर में, वो वैक्सीन प्रोग्राम या उसके अलावा आप इसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि ये एरेडिकेट तो नहीं हुई अभी
पाकिस्तान से, ये तो बड़ी इज ए बिग इशू एट द मोमेंट। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, एफएमडी के बारे में। सर ये जो एफएमडी की वैक्सीन है, ये जो है ना ये रेगुलरली जो है ना हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो उसका टारगेट होता है, उसने इंजेक्ट करानी होती है साल में 2 दफ़ा। तो ये जो है ना साल में 2 टाइम जो है ना इन ईयर ये हम वैक्सीन कराते हैं एनिमल्स को, और इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है, और ये सारा जो है ना ये इसको प्रॉपर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है ना इसको पाकिस्तान से जो है ना एफएमडी फ्री कराया जाए। और इस हवाले से मेरे ख्याल में एक प्रोजेक्ट जो है ना पीछे चाइना के साथ भी इनका कोई हुआ है कि जो है ना इस तरह का कोई किया जाए कि जो है ना डिजीज फ्री जोन जो एक बहावलपुर में एक बनाना चाह रहे हैं, इसी गवर्नमेंट का एक उनके साथ एक जो है ना इसी हवाले से जो है ना एक एग्रीमेंट हुआ है सर। तो अब कोशिश यही है कि जो है ना वैक्सीन अवेलेबल है, VRI भी प्रोड्यूस कर रहा है, इसके अलावा जो है ना इसके अलावा इंपोर्ट भी करा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इसकी स्ट्रेन जो है ना वो डिफरेंट स्ट्रेन है, एशिया 1, OAC एंड SAT 1, SAT 2, SAT 3। तो ये जो है ना जो हमारे एरियाज में पाई जाती हैं, तो पहले तो जब शुरू में मैं 2008 में आया था तो यहाँ पे एक वैक्सीन चल रही थी एफ्टैबन, जो कि इंपोर्ट होके आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वैक्सीन जो इंपोर्ट होके आ रही थी और जो इंजेक्ट हो रही थी उसमें वो स्ट्रेन ही नहीं थी जो कि पाकिस्तान में पाई जाती थी। बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि पाकिस्तान में स्ट्रेन कौन सी है, उसके बाद ही आपकी वैक्सीन इफेक्टिव होगी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, जब एक वैक्सीन जो है ना उसकी स्ट्रेन ही नहीं है यहाँ पे और उसको हम इंजेक्ट कराए जा रहे हैं, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन ये जो सेक्रेटरी नसीम सादिक, ये मैं ये पूछता, तो ये आप लोग ये जो आप लाइव स्टॉक का जो मैटर है, ये प्रोविंशियल मैटर हो गया है ना, या आप लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं इंटर प्रोविंशियल मैटर? मतलब ये पंजाब के आप जो सूरत हाल बता रहे हैं अभी, आप ये मुल्तान और पंजाब का मेजर बता रहे हैं आप? जी जी, इनकी सूरत हाल का कोई हमारे पास मेरे ख्याल है नदीम, मोर लेस सिंध में भी यही हालात हैं। सत्तार साहब से मेरी जो बात होती है, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जो है कोई ऐसा ऑथेंटिक इदारा नहीं है जो एनिमल हेल्थ के ऊपर या एनिमल की स्कैनिंग के ऊपर जाएगा। पाकिस्तान में ये सेटअप नहीं है फिलहाल। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि वी आर लैकिंग दोस थिंग्स, लेकिन इसको ऊपर एम्फेसाइज करने की जरूरत जरूर है सर। लेकिन जो हमारी वैक्सीन है एफएमडी की, उसको वही स्ट्रेन है अवेलेबल है, यानी कि जो स्ट्रेन यहाँ पे अवेलेबल है उनके अगेंस्ट ही है। लेकिन अब ये इट्स डिपेंड ऑन जो है ना ओनर है, वो कभी जब हमारे वीज जाते हैं तो वो कहता है जी मैंने नहीं लगवानी आपकी गवर्नमेंट की वैक्सीन, आप चले जाएं, मैं प्राइवेट कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा। फिर जब उसके बाद उसको आउट ब्रेक आता है तो उसके बाद जो है ना वो फिर भागते हैं कि हमने तो इम्पोर्टेड वैक्सीन लगवाई थी, तो उसके बाद भी जो है ना ये आउट ब्रेक आ गई है। तो फिर हम इस तरह के ये प्रॉब्लम है विद इन पाकिस्तान ना, ये जो है ना ये। और जी सर। जी उमर, डॉक्टर उमर आपको क्वेश्चन करना है कोई? मैं इसमें थोड़ा सा, हमने ये ईद से रिलेटेड किया, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट हम मिस कर रहे हैं पॉइंट, वो हम कर रहे हैं जो रेबीज को हम थोड़ा सा, अगर मैं चाहता हूँ कि मजीद, क्योंकि ये कराची में इज ए बिग इशू रेबीज पूरे सिंध में, तो इसको थोड़ा जरूर टच किया जाए और इसके बारे में भी अवेयरनेस दी जाए कि इसकी वैक्सीन की क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर उमर के इस पे तो पूरा प्रोग्राम होना चाहिए कि हमें किस तरह डॉग पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें, कि उनको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम उनको कुछ को मार के भी खत्म करें, कुछ को न्यूट्रल। इस पे पूरा प्रोग्राम होगा, ये एक फ्यूचर टॉपिक है। तो हम इस वक्त इसलिए फोकस रहेंगे ईद और हमारे जो कुर्बानी के जानवर हैं लोगों के पास आ चुके हैं, उनको एजुकेट करना है कि भाई उनकी क्लीनिंग हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, और उनकी जो ये जो कुर्बानी के मीट को कैसे हैंडल करना है। डॉक्टर साहब ने अभी कुछ बताया कि कुकिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सर आपने यूटेंसिल्स के बारे में भी कुछ कह रहे थे कि नाइफ को। मैं आपसे बिल्कुल इसको ये कह रहा था, देखिए जब मीट सेक्रीफाइस एनिमल का आता है तो उसमें भी वायरस के होने के चांसेस हैं, कि उसमें अगर इन्फेक्टेड एनिमल्स है तो उसके ब्लड में या उसके मीट में ये सब आ सकता है। तो ज़्यादातर बेहतर ये होता है कि जब खवातीन गोश्त को हैंडल करें तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें,
और इसको प्रॉपर शॉपर में पैक करके, अगर आपको किसी को देना है तो उसको प्लास्टिक शॉपर्स में पैक करके दे दें, और कोशिश करें कि उसके मीट को या उसके ब्लड को डायरेक्टली कांटेक्ट में ना लाया जाए। आपको पता नहीं होता, आपके हाथ पे किसी वक्त कट लगा हुआ है, कोई वुंड है, कोई इन्फेक्शन है, और ये वायरस अगर उसमें खुदा ना खास्ता मौजूद है तो वो बिल्कुल एक तरह से ट्रांसमिशन का काम करेगा। तो ये बेहतर होगा कि ईद के गोश्त को लेने के बाद उसको प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लिए जाएं, उसके साथ हैंडल किया जाए और प्लास्टिक की शॉपर्स में ही उसको किया जाए। प्लस जो छुरी वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, ईद के मौके पे कम से कम ये कर लें कि डिटॉल का कोई पानी या कुछ सोल्यूशन बना लें कि आप अपनी छुरी को बार बार उससे साफ कर लें या रिंस कर लें। उससे ये होगा कि अगर क्रॉस कंटामिनेशन हो रही है तो उसके चांसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो एक सजेशन है कि अगर लोग ये करना चाहें तो बहुत हद तक वो इस वबा को कंट्रोल कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये मौजूद है तो इसकी ट्रांसमिशन और इसको आप अपने तौर पर रोकने की कोशिश की जा सकती है। सही। और कुकिंग प्रोसीजर जो है वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, उसमें भी काफी चांसेस होते हैं आप काफी। जी जी। अभी जैसे इन्होंने, अब डॉक्टर यासीन ने बताया था कि ये जो जब क्योंकि ये जानवर आ रहे हैं विलेजेस से, मतलब सिटी से बाहर से, ये जो ट्रैवलिंग हो रही है और ये ट्रैवलिंग इज अ बिग रीजन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस काइंड ऑफ वायरस और डिजीज, और ये कुर्बानी के दिनों में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये आप समझते हैं ये भी बिग रीजन है डॉक्टर अब्दुल सुभान? जी, ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो हम कहते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ज़माने के अंदर अगर हम कहते हैं कि कोई बीमारी बहुत तेज़ी से नहीं फैल रही, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि पहले ज़माने के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम थी, लोगों के पास वसाइल नहीं थे, बहुत कम बसेस थी, इसलिए ट्रांसमिशन। अब क्योंकि ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, एरोप्लेन्स आ गए हैं, ट्रेन्स आ गई हैं, बसेस, सो ऑन सो फोर्थ, तो हर चीज़ इतनी रैपिड हो गई है कि जो डिजीज़ एक वक्त एक इलाके में है वो मिनटों और घंटों के अंदर एक जगह से पूरी जगह फैल सकती है। तो अगर किसी जगह पे कोई डिजीज है, जिसे आप बात करें कि जो एनिमल्स लेके शहर में आ रहे हैं, हो सकता है कि गांव में इस वक्त कोविड ना हो, लेकिन जब आप शहर में आते हैं तो हो सकता है कि वो सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएं विद कोविड, और जब वो वापस अपने घरों को जाएंगे तो वो कोरोना वायरस कैरी कर सकते हैं। तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपनी प्रिवेंशन करें, अदरवाइज वो एक कैरियर का काम कर सकते हैं। कि गाँव में पहले डिजीज नहीं थी, लेकिन वो बेचने वाला बेचारा शहर आया, उससे अपना जानवर किसी शहरी को बेचा, शहरी ने उसको वायरस तोहफे में दे दिया, वो तोहफा लेकर वो घर चला गया, उससे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर इस पर थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए कि जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है दोनों मास्क का इस्तेमाल करें और SOPs को फॉलो करें, तो कोविड की ट्रांसमिशन जो आप कह रहे हैं कि इस तरह से गाँव में फैल सकती है, उसको मुमकिन तौर पर रोका जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ये सजेस्ट करे कि ईद देखें बहुत मेजर इवेंट है, और इसमें ऐसा ना हो कि अगर हमारी जरा सी लापरवाही हो जाए तो हम एक सेकेंड वेव की तरफ चले जाएं, जिस सेकेंड वेव खुदा ना खास्ता आ जाए, जब गांव के अंदर या ऐसे इलाकों में जहां वायरस नहीं था वो वहां फैल जाए, उसके बाद सेकेंड वेव एक स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हमें इसको बहुत केयरफुली एड्रेस करने की जरूरत है कि जो लोग गाँव से शहर में आ गए हैं उनका इंटरेक्शन वायरस से ना हो और वो वायरस लेकर दोबारा अपने इलाकों में वापस ना जाए। इसको मेक श्योर करने की जरूरत है। शुक्रिया डॉक्टर यासीन। आप एज अ गवर्नमेंट पर्सनल, क्या आप ये फार्मर्स को या जो विलेज से जो लोग आ रहे हैं सेलर्स, क्या उनको ये हिदायत जारी कर रहे हैं, इस तरह की कुछ ऐसी बात उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं? जी सर, हमारे जो डिपार्टमेंट की तरफ से SOPs जो है ना वो बनाए गए हैं, और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मंडियां हैं और जो जहां तक हम मुमकिन कोशिश कर सकते हैं उनको ये कराया जाए कि जो है ना SOPs को फॉलो करते हुए कि एक सोशल डिस्टेंस रखना है। बेशक क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत बड़ा इवेंट है ये, और ये होना भी है, और इसके लिए फिर यही जरूरी है कि प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया जाए। और इसके अलावा जो है ना हाइजीन, जो जैसे वो एनिमल है जो अगर आप टिक्स की बात करें, वो टिक्स फ्री एनिमल जो है ना वो एनिमल में जो है ना वो लाया जाए मार्केट में, और अगर कोई टैक्स हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से पहले उनको ये, यानी कि हम अपने लेवल से ये कोशिश कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और करा भी रहे हैं कि ये ना इस तरह के कोई इशू ना है, ना कोरोना COVID-19 का इशू है, इस वजह से कि जो है ना ये ना हो कि एक जैसे सेकंड वेव जिसका अभी खतरा है
अभी जो ये जो 2 वीक्स हैं ये जो है ना बहुत क्रूशियल है इस हवाले से कि जो है ना पॉसिबिलिटी है कि इसमें कोविड-19 का जो सेकंड फ्लो है वो आ सकता है और वो खतरनाक हद तक हो सकता है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, आप इसको इसमें भी हम इसमें उसको बचाएं और इसमें इसके अलावा जो है ना हम अपने जो जैसे वो इसमें आप एक चीज और भी हमें बताएं। आप क्योंकि बार बार कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, इससे हम ये थोड़ा सा अंदाजा लगा रहे हैं कि अभी जो लोगों का माइंड सेट है और लोगों को खास तौर पे देहातों में आपको लगता है प्रॉब्लम हो रही है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को लोगों को एजुकेट करने में और ये सब चीजें समझाने में कि आपने एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, क्या ऐसा ही है? सर आप सही कह रहे हैं कि लोग जो है ना वो नहीं समझते। हम उनको जितना मर्जी जो है ना वो कर लें, लेकिन उन्होंने चलना अपने स्टाइल से है, अपने उससे होता है। हम एक दफा जाते हैं, बार बार जाते हैं, हम उनको बताते हैं यार इस तरह करना इस तरह करना है, तो वो उस टाइम तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो वही करते हैं जो उनका दिल कर रहा होता है। वो हमारे कोई एसओपीज फॉलो नहीं करते। हम जबरदस्ती तो किसी को कराने से रहे, अगर ये सर अगर हम करा लें, ये लोगों के अंदर ये शऊर आ जाए, एजुकेट हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना इस तरह की जो है ना हमें किसी भी चीज का वो फेस करना पड़े। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा डेंजर यही है ये कि तो जो फार्मर्स कोविड-19 को यहाँ के लोगों ने मजाक बनाया हुआ है सर। ये तो जो है ना वो कहते हैं कोई हर बंदा कहता है ये जो है ना ये एक ड्रामा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़ा थ्रेट यही है कि जो फार्मर्स आएंगे वो तोहफे में टिक या कॉन्गो डिजीज या इस तरह की डिजीज शहर वालों को दे जाएंगे और जो और शहर खुद से कोविड-19 एक्सचेंज में वो ले जाएंगे। अपने गांव अपने ले जाएंगे। तो लेकिन ये इसमें एक और खतरनाक बात जो हम कंसिडर नहीं कर रहे, अगर किसी जगह पर ये 2 वायरस का मिलाप हो गया और एक तीसरा खतरनाक वायरस वजूद में आ गया तो क्या सूरत हाल होगी, ये उसको तो तो हम मतलब फोकस ही नहीं कर रहे। जाहिर है वो साइंटिफिक बातें हैं, तो वो इस फोरम के ऊपर इट्स नॉट द राइट ये फोरम तो कि इसको डिस्कस किया जाए। दो दुश्मनों का सर इकट्ठा ही अटैक हो यहाँ तो जाएगा। मैं आपको एक बात ऐड करता चलूं कि जो एक मास्क जी 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 बोले। उनका ड्रॉप हो गया उनका। अब बोले यासीन, डॉक्टर मैं यासीन यहाँ पे बोले। अपना छोटा थोड़ा सा हेलो डॉक्टर कम्युनिकेशन गैप है शायद, थोड़ा इंटरनेट पे हेलो शायद थोड़ा सा इशू चल रहा है। जी जी आप बोले, हमारे आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर यासीन। जी मैं सर ये कह रहा था कि यहाँ तो मैंने क्योंकि यहाँ पे मैं रह रहा हूँ और सारा फेस कर रहा हूँ, तो यहाँ तो मैंने एक चीज और भी देखी है कि जो मास्क है सिंपल, वो जो है ना एक बंदा जो है ना 4 महीने से वही यूज कर रहा है, वो उसी को वॉश करता है फिर उसको वो कर लेता है। हालांकि ये जो है ना सर ये एक रियलिटी है हमारी कंट्री की, ठीक है ना। तो किस तरह फिर हम कह सकते हैं कि रियलिटी को हम उसको देखना होगा कि हमारा ग्राउंड क्या है, रियलिटी ग्राउंड क्या है, हम किस चीज को कर रहे हैं। और कुछ है जो ये कहते हैं कि मास्क पहनना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। और अच्छा कुछ है जो आप मुझे यासीन डॉक्टर यासीन, मैं इसमें एक आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि आया ये जो अब अभी आपने मास्क की बात की इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से कि लाइफ स्टॉक जो डिपार्टमेंट है, क्या उनकी ऐसी कोई पॉलिसी, जैसे ये तो हमें आइडिया है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे अपने वो उन्होंने ब्लॉकेट लगाए हुए हैं, एंट्री पॉइंट्स लगाए हुए हैं एनिमल चेक्स के, स्पेशली इन पंजाब का तो मुझे आइडिया है। लेकिन उधर क्या ऐसी क्योंकि ये इतनी कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता है कि फार्मर्स को वो वॉलंटरली डिस्ट्रीब्यूट, फ्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करे जब जो एनिमल लेके सिटीज में। वो अब एक अलग बात है कि वो उसको लेके फेंक दें, वो तो एक उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी उसमें इसको एक फ्लोट कर सकते हैं, एक आइडिया कि हम उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें, जो कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इज, और मेरा ख्याल कर भी रहे होगा, आई डोंट नो।
सर ये हो रहा है, कर भी रहे हैं, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि सर जब तक आप खुद अपनी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं टेक ओवर करेंगे, नहीं लेंगे, उस वक्त तक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है ना। ये सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिन हैसल कौम हमने खुद लेनी है, अपने हर बंदे ने लेनी है, हर बंदे ने अपनी जिम्मेवारी समझ के वो करना है उसको। ये हमारी जिम्मेवारी, जैसे डॉक्टर साहब ये आप शो ये कर रहे हैं अवेयरनेस, ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों को एक जो है ना एजुकेट करने का। इस तरह जो है ना वो हमारा डिपार्टमेंट जैसे स्कूल फोकस और फार्मर डे कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है। तो बात वहीं पे आ जाती है, शुरू भी वहीं से होती है, खत्म भी वहीं पे होती है कि सबसे पहले हमने अपने आप को बदलना है, हमने अपने आप चेंजिंग लानी है कि जो है ना हमने जो है ना जब हम यहाँ पे होते हैं तो हम जो है ना जो मर्जी करते हैं, लेकिन जब आप बाहर बैठे हैं, बाहर चले जाते हैं, तो फिर वहाँ तो फिर इंसान बन जाते हैं, वहाँ तो सारे रूल तो अभी एक और चीज इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर्स है, वो अगर यहाँ पे हो जाए और उसका वो अच्छा, इसमें हम एक और चीज भी ऐड करते चलें। डॉक्टर सुभान साहब हमें बताएं कि क्योंकि लोग इतने जो खास तौर पे कोरोना वायरस को कुछ लोग ऐसे जो बहुत यंग एज के नौजवान हैं, वो इसको ऐसे सोचते हैं कि यार मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भी कैरी कर भी लूं तो मुझे। लेकिन उनको ये समझाने की जरूरत है, इस पे भी आप हमें गाइड करें कि ये वो उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं, जो ओल्ड एज पीपल, क्योंकि हमारी फैमिली सिस्टम डिफरेंट है, उसमें जो बूढ़े लोग हैं, जो ज्यादा एज के, वो इकट्ठे एक घर में रह रहे होते हैं, तो उसके लिए उनको आप मतलब बताएं कि कैसे उनको ये सोचना चाहिए कि भाई ये इनके लिए प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं। जी, ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है, इसके ऊपर डॉक्टर साहब इसको दोबारा से रिमाइंडर दें कौम को। बेशक ये सर हमारा तीसरा प्रोग्राम नदीम के साथ चल रहा है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने तौर पर अवेयरनेस दे सकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो नौजवान है, ज़्यादातर उनका मसला भी है कि वो अपने आप को बज़ाहिर स्ट्रांग समझते हैं, लेकिन फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन जो यूनिवर्सल डेटा है वो सजेस्ट करता है 20 से 40 साल वाले लोगों में भी कम से कम 30% अमवात हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इससे बरी जिम्मा है कि जो 30 साल वाला है उसे डिजीज होगी वो बच जाएगा, ये फॉर श्योर नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो 30 से 40 साल की उम्र में भी, और इवन 20 साल के भी ऐसे इंडिविजुअल हैं जो इसमें एक्सपायर हो गए। तो डिजीज इटसेल्फ बहुत खतरनाक है, इस पर हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। और ये बात सही है कि ये अपने तौर पे अज्यूम करना कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या मुझे कुछ नहीं होगा, ये बहुत फेक अपनी एजम्पशंस हैं जो अपने साथ कैरी करते हैं। और जैसे आपने कहा कि खानदान का हमारे पास तस्वुर है जिसमें दादा नाना सब कुछ होते हैं, तो इसमें अगर वो जाएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा सबके अंदर, और ये वायरस फिर पूरे घर को इन्फेक्ट करता है। जितने भी लोग हैं, अक्सर घरों में ये हुआ पूरा घर इन्फेक्ट हुआ है। और मेरी नज़र में 2-3 लोग ऐसे हैं जिसका मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन, या आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, एक ही फैमिली के अंदर हमारे पास एक टीचर प्रोफेसर इंतकाल कर गई। पहले उनकी वालदा गई 1 हफ्ते पहले, फिर उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद उनकी बहन बहुत सीरियस हालत में। तो ये बहुत ही ऐसी डिजीज है कि जिसके हम सिम्टम्स देखते हैं और लोग महसूस करते हैं। तो ये अज्यूम करना कि किसी नौजवान को नहीं होगा, सिर्फ बूढ़े को होगा, ये बहुत रॉन्ग परसेप्शन है जो लोगों में मौजूद है। इसको भी दूर करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुद गर्जाना सोच है कि आप अगर ठीक है, सेहतमंद है, ताकतवर है, लेकिन आप करियर तो है ना, आप एसिम्प्टोमेटिक है, आपके अंदर अगर वायरस है तो आपके चले घर में नहीं, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में अगर किसी को डैमेज होता है, किसी की जिंदगी से हार जाता है, तो वो आप बिना जाने आपने एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया किसी को, ठीक है ना। तो ये बहुत ही खुद गर्जाना सोच है, लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए और एक एजुकेटेड बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो हम बात कर रहे हैं कौम की तरबियत की, बदकिस्मती से पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जो इसका प्राइम टाइम होता है ना, जो 7 से 9 तक का होता है, सारे टीवी चैनल्स पे एक अजीब और गरीब प्रोग्राम चल रहा होता है जिसको इंफॉर्मेशन कम एंटरटेनमेंट कहा जाता है। अगर इसी टाइम को आवाम की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाए, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे उनके मसाइल हैं, अगर इसके ऊपर फोकस कर लिया जाए तो शायद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। हमें बहैसियत कौम ये सोचना चाहिए कि ठीक है, जो पीछे हो चुका, अगर हम हमेशा पास तो रोते रहेंगे कि ये हुआ था, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, प्लान आउट करना चाहिए कि अब इस स्टेज से आगे हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं।
और ये टीवी चैनल से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये अवाम के फायदे की बात करें, बजाय इसके कि वो किसी सियासतदान या किसी इसको लाकर आप एक शऊर उजागर करने की कोशिश करें कि अवाम में शऊर आ सके, और वो खुद ब खुद एजुकेशन जो इस तरह से आम होगी। ये जो 7 से 9 का प्राइम टाइम है, हर चैनल तकरीबन 40-50 चैनल एक जैसे शो कर रहे होते हैं, मोर और लेस वेरिएशन के साथ। तो बजाय इसके कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम शुरू किया जाए, तो शायद इससे हमारे जो 70 साल का ड्रॉबैक है, ये लैकनेस है, वो शायद हम इसको ओवरकम कर सके। ये मेरी अपनी सजेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन एक मेरा सजेशन है कि अगर ये किया जाए तो शायद इंप्रूवमेंट आ सकती है। नहीं, ये सर आपने कौम की दुखती रग पे हाथ रखा है, कौम के मिजाज पे, कि हम 7 से 9 जो हमारा कीमती प्राइम टाइम बर्बाद करने वाले जो लोग हैं, हम उनकी रेटिंग्स बढ़ा रहे होते हैं, उनकी बेहुदा गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, और अपनी कौम का जो कीमती वक्त भी बर्बाद कर रहे होते हैं, और जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो मिलती भी नहीं है। तो जब तक कौमी तौर पर गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी नहीं बन रही, हमें इंडिविजुअली अपने आप की, अपने घर की, अपनी फैमिली के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जैसे डॉक्टर यासीन कह रहे थे कि हमें अपनी जगह पे जिम्मेदार होना चाहिए। हमें, अगर हम बाहर हैं तो हमें ऐसे सेलर से को इनकरेज नहीं करना चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हम सेलर हैं तो हमें ऐसे बायर को इनकरेज नहीं करना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपना हो, पराया हो, करीब हो, दूर हो, हमें उन लोगों को डिस्करेज करना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जी डॉक्टर उमर, कुछ और बात आप पूछना चाहेंगे? मेरे पास लास्ट जी बहुत जबरदस्त हमें इंफॉर्मेशन जो है बहुत हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने दी, तो मेरा ख्याल है कि इज वेरी यूजफुल फॉर द पब्लिक। मैं प्रोग्राम को रैप अप करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर अब्दुल सुभान एंड डॉक्टर यासीन। आप इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, जाहिर बात है इंटरनेट इस स्ट्रगल कर रहे थे, आप इतनी दूर बैठे हुए, आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छी बातें बताई। 2 बातें मैं उसको दोहराऊंगा जो हमारा टॉपिक था, कि एक तो एनिमल हाइजीन, जानवर को लेकर आए तो उससे जानवर से भी डिस्टेंस करना है, या कम से कम अपने आप को कवर ऐसे करना है कि हम जानवर से इंटरेक्ट हो तो उनकी जो पैरासाइट्स हैं या वायरस हैं या इन्फेक्शन हम में ट्रांसफर ना हो। जानवर को लेकर आए तो उसकी हाइजीन का ख्याल रखें, उसकी वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से करें, मीट को सही हैंडल करें, मीट के जो एक बात अगर मैं ऐड करना चाहूँ इसमें, आज असल में बारिश हुई है ना, शहर में बहुत बेतहाशा बारिश हुई है कराची के अंदर, और इस वक्त बहुत सारे जानवर, बिल्कुल, तो इस वक्त तो जानवरों के साथ भी इंसानों के साथ भी ज़ाहिर बहुत सारा सलूक है, लेकिन ये जो आप कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं, ये फैक्टर बहुत ही इंक्रीज हो गया है। तो अब बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि बारिश के बाद भी जानवरों की सफाई की जाए और उनको क्लीन करके ड्राई प्लेस पर रखा जाए, वरना इन्फेक्शन बहुत फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। बहुत बहुत। और ये कोविड-19 के साथ कहते हैं ना कि वो एक सोने पे सुहागा, मतलब इतने हम प्रॉब्लम में हैं, इतनी टेंशन में हैं, लॉकडाउन में हैं, और ये अदर डिजीज या इन्फेक्शन भी फूट पड़े, वबा फूट पड़ी, तो ये तो हमारे लिए मरे पे मारे, वो कहते हैं ना, मरे को मारे शामदारी, वो एक हो रहा है, या मतलब बहुत ही सीरियस हो जाएगा, बहुत ही सीवियर केस हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम को यही एंड करता हूँ। देखने वालों का बहुत शुक्रिया, जो नहीं देख पाए वो अपना हमारी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर यासीन, एक दफा आपसे एक बार फिर डॉक्टर अब्दुल साहब आपका शुक्रिया। हमारे न्यू को होस्ट डॉक्टर उमर नवीद साहब, वेरी स्मार्ट, आपसे फिर हम दोबारा आप लोगों को तकलीफ देंगे अपने नेक्स्ट फ्यूचर सेशन में। अपने नाज़रीन से इजाजत लेता हूँ, खुदा हाफिज।